मैट्रिक फेल है या एफए फेल है, जिनका अपना कोई किरदार नहीं है वतन अजीज की तरक्की के लिए या माशरे को बनाने के लिए, काम को नहीं रुकने देंगे। हम इन लोगों को पकड़ेंगे। हम आपको भी फिगर बताता हूं मैं आगे कि मैंने आज तक कितने बंदे पकड़े हैं। 400 प्लस मुल्जमान इस वक्त हमने पकड़े हुए जो जेलों में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साद उर्फ डिक्की भाई, बड़ा मशहूर नाम, यूट्यूबर। मुझे ना फर्स्ट टाइम कोई आज से 3-4 साल पहले मेरे बेटे जो हैं दुबई में, उन्होंने भी दिखाया कि जी बाबा ये देखें, ये बड़ा अच्छा व्लॉग करता है, फैमिली व्लॉग करता है। फैमिली व्लॉगिंग उस वक्त नई नई शुरू हुई थी और मिलियंस इसके फॉलोअर्स थे। और इसकी जो वीडियो है, लगते ही आप यकीन जाने कि पहले आधे घंटे में वो मिलियन पे पहुंच जाती थी। और फिर मैंने देखा एक दो इसके मैंने व्लॉग्स देखे जब ये दुबई में अपने माँ बाप के साथ, अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ फिर रहा था। और फिर ज़ाहिर है हम लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, डिक्की भाई को देखने की फुर्सत हमें नहीं होती और ना ही मैं इस टाइप के व्लॉग देखता हूँ। बेतहाशा फैमिली व्लॉगर्स हैं जो यूट्यूब पे हैं, जिसमें रजब भट्ट बड़ा मशहूर हुआ, आपको याद है, और अभी रजब भट्ट साहब भी बाहर हैं। फिर अचानक एक खबर आई जी कि डिक्की भाई जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं एयरपोर्ट पे। वो अपनी बीवी के साथ जा रहे थे, उससे कुछ दिन कबल उन्होंने अपना एक नया घर भी लिया, नई गाड़ियां भी हमने देखी उनकी। रोज़ाना की बुनियाद पे नई नई गाड़ियां उनकी आ रही होती थी और उन गाड़ी में बैठ के वो शोबाजी करते थे अपनी बीवी के साथ। और पता नहीं क्या क्या वो सब कुछ चलता रहा। गिरफ्तारी उनकी की थी जी सरफराज साहब ने। सरफराज जो हैं वो NCCIA के डायरेक्टर थे लाहौर के। मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक दफ़ा मेरी उनसे बात हुई थी जब उनका ट्रांसफ़र हुआ था और कुछ लोगों ने कहा था कि वो सस्पेंड भी हुए हैं। ये बात मैंने ख़ुद उनका नंबर लिया और हमारे एक SP रिटायर्ड हैं जी, चौधरी साजिद साहब, भावलपुर के हैं, उनके भी ये अजीज़ हैं और ये भावल नगर के रहने वाले हैं। मेरी इनके साथ कोई आधा घंटा बात हुई, डिफरेंट मौजू पे फ़ोन पे इनसे बात हुई और उन्होंने मुझे अपनी सारी स्टोरी सुनाई कि वो किस तरह लाहौर आए और उन्होंने किस किस सियासतदान को किस किस तरह उनके ख़िलाफ़ पर्चे दी और क्या क्या किया उनके साथ। बड़े फ़ख्रिया अंदाज से उन्होंने ये सारी स्टोरीज़ मुझे सुनाई। अच्छा नाज़रीन, ये बात हम कर रहे थे विक्की भाई की। तो विक्की भाई की गिरफ्तारी के बाद फिर खबरें आईं कि जी विक्की भाई को पेश किया गया, फिर उनका रिमांड जिस्मानी, 23 दिन का रिमांड जिस्मानी। और कल विक्की भाई की जमानत के बाद जब विक्की भाई की बेल हो गई, इन सारे इश्यूज से मैंने इस पर कोई व्लॉग नहीं किया। सीधी सी बात है कि विक्की भाई की रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियोस आ रही होती थी कि कभी उनकी बेल अप्लाई की गई, कभी वो उन्हें हथकड़ी लगा के पेश किया जा रहा है, कभी उनसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। विक्की भाई ने कल अपने YouTube चैनल पे 50 मिनट का एक व्लॉग किया और उन्होंने अपने 100 दिन गुजारे हुए जो थे जेल में, हवालात में, और उन पे क्या हुआ, कैसे तशद्दुद हुआ, उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई, गिरफ्तारी के वक्त कौन कौन था उनके साथ, फिर उन्हें कैसे वो लाहौर के गुलबर्ग वाले ऑफिस में ले गए, उनको कैसे पेश किया गया, उन पे कैसे तशद्दुद हुआ और फिर पैसे कैसे लिए। फिर उसमें उन्होंने एक किरदार का जिक्र भी किया है जो बिग बॉस का, कि जी वो बिग ब्रदर या बिग बॉस टाइप, इस टाइप का कोई नाम उन्होंने लिया और कहा वो आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने पैसे दिए, तो मैंने कहा हाँ जी, मैंने 60 लाख रुपया दिया था इस बात का कि उनकी बीवी जो है उनको गिरफ्तार ना किया जाए। बड़ी अलमनाक किस्म की स्टोरी साद उर्फ डिक्की भाई की जो सुनी, इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। जहाँ भी आप फेसबुक खोलें, यूट्यूब खोलें, टिकटॉक खोलें तो आपको डिक्की भाई नज़र आएंगे। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर और बीइंग ए एडवोकेट, मैं इस पर तज्जिया करना चाहूँगा। ये तो सारी बातें आपके नोटिस में हैं कि कितने दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, उस पर क्या हुआ, तशद्दुद की बातें उन्होंने कर दी। नाज़रीन, हमारे मुल्क में और जितने भी इस टाइप के हमारे ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक ख़ास तौर पे, जिसमें हिंदुस्तान भी है, अब तो खैर वो तरक्की कर गया, पाकिस्तान की मैं बात करूँगा, तो वो ममालिक जो बरतानिया के उसमें रहे, बरतानिया ने उस पर हुक्मरानी की, तो उसमें ये चीज़ें आम हैं।
पुलिस हो या कोई भी इदारा हो, उसमें गिरफ्तारी के बाद जिस तरह तस्दीक उस बंदे की जाती है, तजलील की जाती है और उससे बुरा सलूक किया जाता है, ये मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ और बहुत से लोगों के साथ हमने खुद यानी मैंने भी किया है, यानी मैं इसको ओन करता हूँ। लेकिन ये क्यों होता है? ये होता इसलिए है कि हमारी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद थाने का जो माहौल है, पुलिस की अगर आप बात करें तो उसमें ये शामिल है। थाने पे लित्र का होना, थाने पे तशद्दुद होना, थाने पे मंजी लगाना, थाने पे उल्टा लटकाना, थाने पे थप्पड़ मारना, थाने पे नंगा करना, ये सारी चीज़ें थानों पे होती हैं। और इसी तरह जितनी भी एजेंसीज़ हैं थाने से रिलेटेड, तफ्तीशी एजेंसीज़, जिसमें FIA भी शामिल है, और ये FIA की झैली शाख है NCCIA, जो नया महकमा बनाया गया सिर्फ इसलिए कि साइबर क्राइम को रोका जा सके। अब इसमें से जितने भी लोग आए, इसमें सरफराज साहब हैं और शोएब हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे इनके तफ्तीशी, वो सारे ही FIA से आए हुए हैं, कोई ट्रेंड लोग नहीं है, वो उसी से उठा के इन्होंने NCCIA में भर्ती कर दी। अब उनका तरीका तो वही है ना जो कि पुलिस, बहुत से पहले ये होता था कि FIA में पुलिस से लोग जाते थे और पुलिस से बड़े लोग डेपुटेशन पे जाते रहे। अब इन्होंने जो स्टोरी सुनाई साहब ने और डक्की भाई ने, वो यही थी कि गिरफ्तारी के बाद उनको गालियां दी गई, माँ बहन की गालियां दी गई, फिर एक बच्चे 7 साल बच्चे को वीडियो दिखाई गई, वीडियो कॉल कराई गई इससे। अब वो बच्चा पता नहीं कौन था, वो सरफराज साहब का कोई अजीज था, रिश्तेदार था, उनका बेटा था, जिसको वो बताना चाह रहे थे कि हमने किस तरह तस्दील की। फिर सरफराज साहब ने इंटरव्यूज़ दिए थी, बहुत से इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ उस पे चैनल्स पे, और उन्होंने दावा किया कि दुनिया में वाहिद शख्स वही हैं जो इस्लाह करना चाह रहे हैं, और ये जो डक्की भाई है, ये जो रजब भट्ट है, ये जो डिफरेंट टिकटाकर हैं, ये हमारे माशरे को बर्बाद कर रहे हैं, और इस बर्बादी के रोकने में मैं आगे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा हूँगा, और बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीज़ें। और मंसूर अली खान ने भी उनका इंटरव्यू किया और उसमें भी बैठ के उन्होंने यही बात की कि ये तो भी डक्की भाई है, इसके अलावा 3-4 बंदे और भी हैं जिनको हमने पकड़ना है। नाम उन्होंने कहा जी मैंने नहीं लेना। नाज़रीन, मुझे नहीं था कि जी पुलिस में तो रिश्वत होती है, थानों पे रिश्वत होती है, लेकिन इस तरह नहीं होती जिस तरह NCCIA में, FIA में या जो बाकी इदारे हैं जिनमें रिश्वत ली जाती है, उनका मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा रिश्वत भी ली जाती है। थानों पे हो जाता होगा, किसी ने 50,000 ले लिया, लाख ले लिया। अब सुना है कि क्योंकि पैसा डिवैल्यू हुआ है तो 5 लाख 7 लाख लेना आम जो हमारे नए SHOs हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां जहां भी इस टाइप के पैसे लिए वो पकड़े गए हैं। रिश्वत लेने का भी एक तरीका होता है। अब वो रिश्वत जिस तरह ये लेते हैं, पैसे जिस तरह ये लेते हैं, वो समझ से बाहर है। पिछले ज़मानों में ऐसा होता था कि अगर किसी काम में कोई जिम्मेदार आया, कोई ऐसा बंदा आया जिसने कहा जी कि आप ये काम करें और इस काम करने के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे, मैं बिल्कुल सही बात आपको सुना रहा हूँ, तो वो पैसे जो आपको मिलेंगे वो इतने होंगे, वो मेरे पास पड़े हैं, हमारा काम होगा, वो आपकी इमानत है। आप यकीन जाने ऐसे काम होने के बाद 3-3 महीने तक पुलिस वाले वो पैसे नहीं उठाते थे कि कहीं शिकायत ना हो जाए, कहीं सीनियर को पता ना चल जाए। और 3 महीने बाद सारा काम जब ख़त्म हो जाता था, हर चीज़ ठंडी हो जाती थी, फिर वो उससे पैसे लिए जाते थे। तो ये तरीका होता था। अब तो वो जाते ही SHO साहब या ये जो कहते हैं जी iPhone 17 दे दें, iPhone 16 दे दें, इतने लाख दे दें, इससे कम तो पैसे मांगते नहीं हैं ये। और बात हो रही थी जी डक्की भाई की। डक्की भाई वाहिद शख्स नहीं है जिस पे तशद्दुद किया गया या उससे ऐसा सलूक किया गया है। यहाँ आने वाले जितने भी लोग हैं, NCCIA, FIA, पुलिस है, इन सब में आने वाला हर शख्स डक्की भाई है, जिसके पीछे कोई नहीं है। दौलत का होना, दौलत का बहुत ज़्यादा होना, दौलत का शो करना भी आपके लिए नुकसानदेह। और ये बात साबित हुई डक्की भाई की गिरफ्तारी पे कि डक्की भाई को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, फिर उनसे पैसे लिए गए। आप ये देखें कि $3.5 लाख डक्की के जो अकाउंट में थे, यानी उसके क्रिप्टो में पड़े हुए थे, कुछ और अकाउंट्स थे, उसमें उन असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने इनसे पासवर्ड लिए, वो सारा कुछ किया और फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। या मैं हैरान हूँ कि ऐसी इतनी दीदा दिलेरी को कर सकता है। और उनकी जो सज़ा मिली है वो बिल्कुल उनको सही मिली है, जिसमें सरफराज गिरफ्तार है, जिसमें वो शोएब है जो
असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार है, कुछ और लोग भी गिरफ्तार हैं जो कि अंधों की तरह रिश्वत ले रहे थे और वो खुद को खुदा समझते थे। लेकिन अल्लाह ने उनकी रस्सी दराज जो थी वो खींची अल्लाह ने रस्सी, और उसके बाद वो आज उसी जेल में पड़े हुए हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि उनके साथ डक्की भाई जैसा सलूक नहीं होगा। उन्हें डक्की भाई की तरह तशद्दुद नहीं किया जाएगा, डक्की भाई की तरह उन्हें गालियां नहीं दी जाएंगी। मैंने वीडियोस देखी, उन्हें हथकड़ी भी नहीं लगाई गई, उन्हें बगैर हथकड़ी के पेश किया गया। सरफराज साहब को तो शायद पेश ही नहीं किया गया, उस वक्त पेश करते थे जब कोई रश नहीं होता। और अपने पेटी भाइयों की उन्हें भरपूर मदद की NCCIA वालों ने, और उनको अब वो जेल में हैं, किधर हैं कोई पता नहीं, चालान का क्या हुआ। ये और बात है कि जी बड़ा घर जो है उसके पीछे जब उन्होंने सारी इंक्वायरीज की, जो जिनका वो बिग ब्रदर या जो भी वो डक्की भाई कहता है, उनकी इंक्वायरी के बाद ये सारे काबू आए, वरना कहाँ ही काबू आते हैं। आजकल तो इनको काबू करना बहुत मुश्किल है। ये लोग इस तरह पैसे ले रहे हैं कि इनको काबू करना ही मुश्किल है, और इनका आप क्या कर ही क्या सकते हैं, आप कहाँ लेके जाएंगे। अदालतें आपकी बात नहीं सुनती हैं, इनके खिलाफ दरखास्त दें तो इंक्वायरी मार्क होती है, सस्पेंड इन्हें किया नहीं जाता। वो इंक्वायरी में बंदा ही जलील हो जाता है, आ जाके इन्हें तो कोई पूछता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे पैसे वापस ले सकते हैं। तो भला हो उनका, बड़े घर वालों का, कि उनको तरस आ गया डक्की भाई पे, जैसे भी आया, और वो उन्होंने इनको गिरफ्तार कराया, इनको उठा लिया गया। पहले आपको याद होगा कि इनको उठा लिया गया, ये गायब रहे। फिर उनमें से एक शख्स जिनको पेश किया गया तो उन्होंने कहा जी मैं तो सैर करने गया हुआ था, पता नहीं किधर ही। तो ये हालात हैं। डक्की भाई की मजलूमियत की दास्तान सुन के बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गलतियां कोताहियां डक्की भाई की भी हैं। यहां मैं अदलिया का किरदार भी आपसे डिस्कस जरूर करूंगा नाज़रीन, कि अगर एक शख्स बेगुनाह है, यानी उसने कोई हरकत नहीं की, आप क्या, हमारी अदालतें साइबर की जो कवानीन हैं या साइबर की चीज़ें हैं या IT को समझती हैं? जजेस क्या IT को समझते हैं? जिनकी कोर्ट में आप केस पेश कर रहे हो, क्या वो IT को समझती हैं? मुझे लगता है कि IT को वो नहीं जानती, और ना ही उन्हें इन चीज़ों के बारे में कोई पता है। होना ये चाहिए कि चाहे वो अदालतें हैं उनमें भी एक्सपर्ट हों, जजेस एक्सपर्ट हों, उनकी ट्रेनिंग हो, उन्हें पता हो कि वो क्या देख रहे हैं। जो चालान बना रहे हैं उन्हें भी पता हो कि हम किस चीज को घेर रहे हैं। यही जुआ तो हर जगह हो रहा है। आप देखें कि क्रिकेटर्स ने भी वो पीछे लगा के पहनी हुई थे उनके ये सारे जो जुआ जिसको ऐप कह रहे हैं, और सारे टिकटॉकर उसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आपने निशाना डक्की भाई को बनाया क्योंकि वो पैसे वाला था, और आपने पूरा प्लानिंग करके, सरफराज और उसकी टीम जो भी थी उन्होंने पूरी प्लानिंग की, और प्लानिंग के तहत उसको फंसाया। और उसके बाद बहुत सी बातें अभी भी सामने आएंगी कि वो टिकटॉकर, वो यूट्यूबर जो भाग गए मुल्क से, जिसमें रजब भट्ट है, जिसमें कुछ और लोग हैं, तो क्या उनसे भी पैसे लिए गए, या यहाँ जो थे क्या उनसे भी रिश्वत ली गई? इसका तो अभी तक किसी ने पूछा नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जो साहब थे NCCIA के, इनको दोबारा तो इस महकमे में या इस सर्विस में भी नहीं आने देना चाहिए। लेकिन होगा यही, आप देखेंगे कुछ अरसे बाद जब हुकूमत चेंज होगी तो यही कहेंगे जनाब कि हम तो सियासी उसका शिकार हुए थे जी, हमारे साथ जुल्म हुआ था, फिर ही आ जाएंगे नौकरी पे, देख लीजिएगा। क्योंकि सिस्टम ही हमारा ऐसा है कि करप्शन करने वाला, वो कहते हैं ना, ले के रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। यानी आप रिश्वत आपने ली है तो आप दे के छूट जाएं जी। आप, यहाँ सब कुछ होता है हमारे मुल्क में। बहरहाल सारा कुछ क्योंकि सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल है, मैंने कहा मैं भी आपसे कुछ डिस्कस कर लूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया।